नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मेरे द्वारा मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को देखें। और कई बार क्या होता है कि हम जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में केवल ये चलता है कि थार्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, ये चीजें पढ़ रहे हैं या जो किताबी रूप में पढ़ रहे हैं वही हमारे एग्जाम में आ रहा है ना। तो मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं या हमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो हमारे लेवल का है या नहीं है, या जो हम पढ़ रहे हैं घर बैठ करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम मनोविज्ञान में 15, 17, 20 प्रश्न ही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वहां सफलता नजदीक ही नहीं है, हम बहुत दूर हैं। तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आज मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे आगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखें, समझें लेवल क्या आ रहा है, हमें किस रूप में स्टडी करनी है, प्रश्न को समझने का तरीका क्या होगा। मनोविज्ञान में जब बड़े बड़े प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को शांतिपूर्वक पढ़ करके उत्तर कैसे निकाला जाए, कुछ चर्चा आज मेरे द्वारा की गई है। तो आप सब जितने विद्यार्थी हैं वो इन वीडियोस को देखें, इनके बारे में मुझे कमेंट करें। और अगर आप लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो के लिंक दिए हैं, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को सुचारू कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे प्रश्नों को। आज हमारे मनोविज्ञान के प्रश्नों में 16 से लेकर के 30 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में 1 से 15 तक प्रश्न प्रस्तुत किए थे हमने। तो हम आज देखते हैं 16 प्रश्न। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, दूसरा विस्थापन, तीसरा प्रतिक्रिया निर्माण और चौथा उदारीकरण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। कारण क्या होता है कि यहां जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वह उस गुस्से को अपने खेल के माध्यम से उस गुस्से को खत्म करने का प्रयास कर रहा है और वो सारी ऊर्जा को वही नष्ट करना चाह रहा है, उसे विस्थापित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज कहां आएगी, विस्थापन में आएगी। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। देखो, आदमी जब समायोजित करता अपने आप को तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, ताकि संतुष्ट क्या कर सके वो, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। बताओ भाई इसमें उत्तर क्या होगा। जब आदमी समायोजन करता है, विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करता है, तो वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये सारे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है बाल अपराध, दूसरा कमजोरों को डराने वाला, तीसरा भगोड़ापन और चौथा स्वालीनता, जिसे हम ऑटिज्म भी कहते हैं। यानी निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, यानी उनकी भावना उसमें टच नहीं होती है ना। बाल अपराध बिल्कुल भावनात्मक होता है, कमजोरों को डराने वाला बिल्कुल भावना से जुड़ा होता है, भगोड़ापन भी होता है, लेकिन स्वालीनता नहीं होता है। स्वालीनता का मतलब होता है व्यक्ति अपने आप में ही लीन रहता है, और स्वालीनता को हम एक और कहते हैं कि यह
एक मस्तिष्क में होने वाला विकार है जो व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार और संपर्क स्थापित करने में उसको प्रभावित करता है। क्योंकि कारण क्या है कि वो अपने आप में लीन रहेगा, स्वालीन रहेगा, वो सामाजिक जो रूप है उनको निभाएगा ही नहीं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा का, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, इनके लिए समावेशित शिक्षा होती है कि इनको उस रूप में शिक्षा प्रदान की जाए जिससे इनका ज्ञान की वृद्धि हो सके। समावेशित संपूर्ण ज्ञान को इकट्ठा करते हुए ज्ञान प्रदान किया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता का मतलब होता है हमारी बुद्धि जब कार्य कम करती है तो वो कौन सी स्थिति नहीं है। तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। तीसरा, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और चौथा, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। देखो प्रश्न क्या पूछा है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखना, यही आ गया, ये मानसिक मंदता है। हम कोई बात पढ़ते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ना। दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी इसमें ही आ रहा है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, बिल्कुल राइट है, मानसिक मंद वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ऐसा कोई ये मानसिक मंदता का कारण नहीं है। जिससे हमारे विचार मिलेंगे, हम उनसे संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन किसी के साथ अगर हमारे संबंध नहीं बनते हैं तो ये मानसिक मंदता के रूप में नहीं आएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? देखो 4 ऑप्शन है। पहला, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, रुचियों की भिन्नता। और चौथा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें 4 नंबर का तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है, जिसमें अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण प्रमुख माना गया है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को और उत्कृष्ट बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 22वां प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। अब हम क्या कहते हैं ना, ये कमजोर वर्ग श्रेणी में आता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं EWS श्रेणी। ये क्या होता है? तो कमजोर वर्ग के बालक से मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा ऑप्शन, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। चौथा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। बताओ भाई। वैसे कई लोगों ने तो उत्तर निकालने में भी एक तुक्का लगाया होगा, और तुक्का क्या लगाया होगा कि इन चारों विकल्प में जो बड़ा उत्तर लग रहा है वो सही है। क्योंकि हमारे यहां इंडिया में हर चीज में पहले तुक्का लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, और इसीलिए कई यूट्यूब चैनल के द्वारा तो यही बताया जाता है कि तुक्का लगाने की सही विधि क्या है ना। तो यहां पर हमारा इसमें भी ये जो सही उत्तर है वो द वाला है कि ऐसे अभिभावकों के बालकों से
जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ऐसे बालक कमजोर वर्ग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा, यानी कितने बच्चों पर एक अध्यापक लगाया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए 30, ब 40, स 45, द 50। बताओ भाई, कक्षा 1 से 5 तक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और आवश्यक अनुपात, अध्यापक का अनुपात क्या होगा, 40, यानी हर 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या देखना है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ब, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। स, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। और द, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इनमें कौन सा सही नहीं है। 3 सही हैं, 1 गलत है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान में ये स वाला विकल्प गलत होगा। इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये गलत है। बाकी 3 सही हैं, अ, ब और द, जैसे कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट है ये। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। और द, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। अ, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ब, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। स, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और द, शिक्षण अनुवेशन है। बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा। यहां पर सही उत्तर है शिक्षण अनुवेशन है। यहां अनुवेशन का मतलब होता है कि शिक्षण करने की क्रिया है या भावनात्मक रूप में क्रिया है। ये भावनात्मक रूप में नहीं है। यहां पर 3 जो ऊपर लिखे हुए हैं कि सुधार किया जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप में है, और कला, विज्ञान के साथ साथ कला भी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। यानी किसमें दिया है, गुणवत्ता आयाम जो शीर्षक है हमारा, ध्यान रखना ये, इस शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन भौतिक संसाधनों को, दूसरा शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तीसरा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और चौथा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। भाई, हम जब गुणवत्ता आयाम यानी बच्चों में गुणवत्ता और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या श्रेष्ठ माना गया है, किसे अधिक महत्व दिया गया है, तो द वाला विकल्प सही होगा
कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ब, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, स, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और द, सभी। 27वां बताओ देखें। अब देखो ये ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब अगर जब तक आप मनोविज्ञान को डीप नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये मान के चलें कि हम कोई मतलब नहीं है। अगर हम केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर हंसी मजाक करते हुए अगर स्टडी कर रहे हैं और उनको केवल उसी रूप में याद कर रहे हैं, तो भाई भूल जाओ, फिर हम लोग भाई सिलेक्शन के नजदीक भी है या नहीं है। मनोविज्ञान में जब तक आपके 30 में से 28, 29 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, तो आप रैंक जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएगी। इसमें सही उत्तर है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने, यानी दबाव का मतलब है कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे डरे हुए हैं एग्जाम के नाम से, कि भाई एग्जाम आ गया, एक फोबिया होता है कि घबराहट होती है ना। तो परीक्षाओं में सफलता भी बढ़े और दबाव कम हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तीसरा, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और चौथा, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। बताओ भाई। सही उत्तर है इसमें ए वाला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी छोटे छोटे एग्जाम हो, अवधि भी कम हो, उन परीक्षाओं में अंतरण कम हो। यानी जैसे आपने देखा हो तो सीबीएसई में पैटर्न चलते हैं FA1, FA2, FA3, SA1, SA2, FA4, ये चलते हैं ना। उसमें क्या होता है, कम अवधि की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या होता है, बच्चे उनके अभ्यस्त हो जाते हैं और उनका एक भय खत्म हो जाता है, और फिर वो क्या है कि सफलता भी अच्छे रूप में प्राप्त कर लेते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और चौथा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। बताओ। यहां इसका सही उत्तर द है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण, यानी फीडबैक करना, फीडबैक लेना, उनकी जांच करना, यह मूल्यांकन का रूप माना गया है। नेक्स्ट 30 प्रश्न, ये हमारे 2011 जो आरटेट लेवल प्रथम का पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा सभी। बताओ भाई। इसमें सही उत्तर माना गया है स, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगर आपको याद हो तो छोटे बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा खुद नहीं सीखेगा, जब तक बच्चा खुद कार्य यानी क्रियाशील नहीं बनेगा, तब तक वह उस प्राप्त ज्ञान को स्थायी नहीं कर सकता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए
स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव श्रेष्ठ माना या बेहतर माना गया है। ये थे हमारे 30 प्रश्न आरटेड 2011 के। आप लोगों ने सब देखे, आपको कैसे लगे ये प्रश्न? कारण क्या है कि हमें इन प्रश्नों को देखने के साथ ही अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करना है। अगर हम समाज से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भेड़ चाल से हट करके कुछ नया सोचना होगा। अगर हम कुछ नया नहीं सोचेंगे तो हम हमारे जीवन में जो चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक कहानी है, एक छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी थी, वह बहुत भूखी थी। उसके एक बच्चा था, उसने देखा कि एक भेड़ों का झुंड आ रहा है, मैं जाकर के उनमें शिकार करके ले आऊं ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। वहां पर वो उस भेड़ के झुंड में गई, उसने एक भेड़ का शिकार किया और उसे घसीटते हुए वो जंगल में लेकर चली गई। लेकिन वहां जब वो लेके गई तो वो ये भूल गई कि उसका बच्चा भी है। वह बच्चा भेड़ों के झुंड में वहीं छूट गया था। अब वह जो शेर था, जो शेर का बच्चा था, वो उन भेड़ों के झुंड के साथ ही रहने लग गया। अब वो भेड़ जो थे वो भी उनको उसी रूप में बड़ा कर रहे हैं। तो एक समय जब वो शेर बड़ा हो गया और वो भेड़ों के झुंड के साथ जा रहा था, तो वापस जंगल में निकलते समय एक दूसरे शेर ने देखा कि भेड़ों का झुंड जा रहा है, क्यों ना मैं इस पर जाकर हमला कर दूं। तो जैसे ही वो वहां हमला करने के लिए उन पर भागा तो देखा कि वहां बीच में एक शेर और है झुंड में, और वो भी भाग रहा है, वो भी डर रहा है। तो वहां उस शेर ने देखा, यार जब मैं शेर हूं, वो शेर है, तो वो डर के भाग क्यों रहा है? तो उसे भी ये भय लग रहा था कि वो शेर मुझे खा जाएगा क्योंकि मैं एक भेड़ हूं, ठीक है ना। तो वहां पर वह शेर भाग करके उस शेर को रोका और उससे बात की, तो वह शेर घबराने लगा और उसने कहा कि मुझे मत खाना। भाई उससे वो हाथ जोड़ने लग गया, निवेदन करने लग गया। तो वह जो जंगल का शेर था उसने उसको कहा कि भाई तू मेरी ही बिरादरी का है। उसे वो एक जंगल में बने तालाब के वहां ले गया, उसे दिखाया कि तू भी एक मेरी ही प्रजाति का है, तू भी शेर है। अब तेरे में जितना जोर है उतना निकाल, उस ताकत को पहचान, और उस ताकत को पहचान करके अब तू दहाड़ मार। उसने, उस शेर ने अपनी ताकत को पहचाना और दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाते ही उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया और उसे लगा कि मैं एक भेड़ नहीं, मैं एक शेर हूं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम जिन विचारों के लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। एक शेर का बच्चा भी भेड़ के साथ रहते रहते वो भेड़ बन गया। उसी रूप में अगर हम हमारी तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए अगर हम नेगेटिव विचारधारा के लोगों के साथ बैठेंगे, हम गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो कभी भी जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं करेंगे। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नया सोचना होगा। जो दुनिया सोच रही है उसे हटकर सोचना होगा, तभी जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। आज आप लोगों ने प्रश्न देखे, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। आप सब देखें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलने वालों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।